अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि दो न्यूमेरिकल हमने करने हैं जिसमें से पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। न्यूमेरिकल चलने देख लो। अच्छा, साथ ही साथ हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ना है और साथ ही साथ यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है। देखो याद रखना, ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप पास पेपर उठा के देखो, ये आपको टॉपिक्स उसमें मिलेंगे। सही, न्यूमेरिकल ज़रूर देखना, आसान है, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी सिंपल ये है कि जब आप किसी मटेरियल पर फोर्स लगा रहे हो तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताती है। क्या बताती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी? एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो सही से। मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि जब आप किसी मटेरियल पर फोर्स लगाओगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताओ मुझे। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ना ये बैंड हो रहा है। अगर आप देखो थोड़ा सा बैंड हो रहा है, थोड़ा सा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी पता चल रही है ना इसकी कि देखो बिल्कुल मामूली सा बैंड हो रहा है। ये बहुत इतना कि आपको शायद नज़र भी ना आ रहा हो, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे दबाने पे थोड़ा बैंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आपको बात समझ आ रही है कि ये आपके पास जो है वो हार्ड है। पता चला? तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट का फील लो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने पर मटेरियल किस तरह से बिहेव कर रहा है, यही चीज़ आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रबड़ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताओ मुझे रबड़ की। सही है, यहाँ पर समझो। अगर ये चीज़ समझ ली ना, आगे के दोनों टॉपिक आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। ये मेरे पास एक रबड़ था, मैंने इसके ऊपर यूँ फोर्स लगाई, एक रबड़ का मैंने पीस ले लिया। तो जब मैंने इस पर यूँ फोर्स लगाई तो ये इस तरह बेंड हो गया। अब मुझे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताओ बच्चों कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस तरह की आई मेरे पास। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस तरह की आई? इलास्टिसिटी वाली आई। यानी ये इलास्टिक है, इसमें आप जब फोर्स लगा रहे हो ये बेंड हो रहा है और साथ ही साथ ये डक्टाइल भी हो सकता है, क्योंकि डक्टाइल क्या है और इलास्टिक क्या है, आप इसको समझ लो। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट का फील आ गया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये बता रही है आपको कि जब आप फोर्स लगा रहे हो किसी मटेरियल पे तो मटेरियल उस फोर्स लगाने पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। यानी फोर्स लगाने पर वो लचीलापन शो कर रहा है, यानी इलास्टिक है, या फिर डक्टिलिटी या नरम है, यानी नरम से मुराद ऐसा है कि आप उसे पीटे जा रहे हो, वो पतला हुआ जा रहा है। तो को याद रखना, इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी में फ़र्क रखो। इलास्टिसिटी तो ये है कि लचीलापन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, खिंच रहा है मटेरियल, खिंच रहा है। सही है, सिंपल यूँ खिंच रहा है जैसे रबड़ होता है। डक्टिलिटी में खिंचता है लेकिन वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं, रबड़ की तरह बिहेव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आपने देखा होगा ना, गोल्ड इतना कीमती मटेरियल क्यों है? क्योंकि आप उसको पीट पीट के बिल्कुल बिल्कुल मामूली सी जो है वो परत बना लेते हो, जिसे हम सोने का वर्क कहते हैं, जो मिठाइयों पे लगता था राजा महाराजाओं के टाइम पर। लेकिन ये बहुत महंगा होता है सोने का वर्क, याद रखना। अभी भी यूज़ होता है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। आपको पाकिस्तान में इसका यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में मिठाइयों में ये बहुत यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया में मिठाइयों की बहुत बड़ी रेंज है। तो सोने का वर्क, उसको इतना पीटते हैं लोहे को। डक्टिलिटी का मतलब है कि इतना पीटो कि वो या तो तार बन जाए या इतना बारीक सा, बिल्कुल बारीक सी एक परत बन जाए। इतनी बारीक होती है कि वो हवा में तैरने लग जाती है, इतनी बारीक परत होती है। तो ये डक्टिलिटी आ गया। ब्रिटलनेस का मतलब क्या? नाजुकपन। जैसे गिलास, ज़रा सा भी फोर्स लगाओ, नज़र तो हार्ड आ रहा होता है, मगर गलती से ज़रा सा फोर्स लग जाए। ये देखो, ये मेरी स्क्रीन गिलास की है, बज़ाहिर तो मुझे हार्ड नज़र आ रही है, लेकिन ज़रा सा भी गिरा स्क्रीन टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या? ये ब्रिटलनेस है, यानी ये नाजुक है। ठीक है, फोर्स लगाने पर जो चीज़ नाजुक हो, टूट जाए, वो ब्रिटलनेस होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है। हार्डनेस का तो आपको पता है भाई, लोहा, ये दीवार, जितने भी मुक्के मारूं मेरा हाथ ही जख्मी हो जाएगा, दीवार को कुछ नहीं होना। ठीक है, अच्छा ये एक छोटी सी ना डेरिवेशन भी करेंगे, बिल्कुल मामूली सी है। यंग मॉड्यूलस की तरफ आओ, ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को लेते हैं और इसको समझते हैं। देखो, यंग मॉड्यूलस की ना दो डेफिनेशन होगी तो एक ही, लेकिन आपको दो लगेंगी, तो मैं दोनों को रिलेट कर दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। देखो, यंग मॉड्यूलस ये बताता है कि फोर्स लगाने पर कोई ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्ट कर रहा है डिफॉर्म होने को। समझ में आई? जरा फिर से सुनो। फोर्स लगाने पर कोई मटेरियल कितना रेजिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन को, यही होता है यंग मॉड्यूलस। समझ नहीं आई? चलो देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर बच्चे ना बहुत फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई टीचर को यहां पर आके काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है,
तो वो थोड़ी सी मेहनत रह जाती है तो बच्चे फंस जाते हैं। मैंने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स है। मेरे फोर्स लगाने पर मैंने नोट किया कि यार ये मटेरियल डिफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा। फोर्स लगाने के बाद ये समझ लो ये बिफोर फोर्स है, समझ लो बिफोर फोर्स है, और आफ्टर फोर्स भी ऐसा ही आ गया, सेम चीज़ आ गई, डिफॉर्म ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। फोर्स लगा रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली लेकिन डिफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मटेरियल है इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है डिफॉर्म होने में, यानी ये मटेरियल बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है डिफॉर्म होने में, यानी डिफॉर्म नहीं हो रहा, शेप नहीं चेंज कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका यंग मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा है। इसका यंग मॉड्यूलस क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हो गया। तो यंग मॉड्यूलस क्या बताता है? यंग मॉड्यूलस आपको ये बताता है कि जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओ और वो रेजिस्टेंस शो करे और डिफॉर्म नहीं हो, तो यही बात आपको यंग मॉड्यूलस बताता है। आप इससे मुख्तलिफ मटेरियल का जो है वो यंग मॉड्यूलस पता कर सकते हो। मुख्तलिफ मटेरियल का यंग मॉड्यूलस कैसे पता करोगे? देखो, अब ज़रा मुझे बताना, मैं दो चीज़ों को अपने पास ले रहा हूँ और आप मुझे बताना किसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है। एक मेरे पास ये रबड़ समझ लो, इसके अंदर एक फॉर्म टाइप चीज़ मौजूद है, ठीक है, फॉर्म मौजूद है, ये मेरे पास मार्कर आ गया, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली लगा रहा हूँ। इसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है या इसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है? किसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है? एक बार और डेफिनेशन रिपीट करता हूँ फिर बताना, ठीक है, अगर परेशानी हो रही है। यंग मॉड्यूलस ये बताता है कि अगर आप अप्लाइड फोर्स लगाओ और मटेरियल डिफॉर्म होने में रेजिस्टेंस शो करे तो इसका मतलब है मटेरियल का यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है। फिर रिपीट करता हूँ, चलो कोई नहीं बात समझ नहीं आ रही फिर सुन लो। यंग मॉड्यूलस क्या बताता है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से मटेरियल रेजिस्टेंस शो करे और डिफॉर्म ना हो, तो इससे पता चलता है कि उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है। और यंग मॉड्यूलस ये बताता है कि कितनी रेजिस्टेंस आ रही है डिफॉर्म होने में, ठीक है, लिंक कर दिया आपस में। अब बताओ ये फॉर्म की यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है या मार्कर की? चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। बेसिक फॉर्मूला ये है, मतलब ड्राइव ये करना है। बेसिक फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है। बेटा यंग मॉड्यूलस का यूनिट भी होता है फोर्स पर मीटर स्क्वायर, तो यही आपके पास यंग मॉड्यूलस है, स्ट्रेस, ठीक है। तो किसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा हुआ? मेरे मार्कर का। क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादा रेजिस्टेंस दी, इसने ज़्यादा रेजिस्टेंस दी और ये डिफॉर्म नहीं हुआ, जबकि वो जो फॉर्म था वो तो इतना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा था, इतनी ज़्यादा अपनी शेप चेंज कर रहा था, तो उसका यंग मॉड्यूलस कम है। तो पता यंग मॉड्यूलस से आप क्या चेक कर रहे हो? यंग मॉड्यूलस से आप ये चेक कर रहे हो कि मटेरियल कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है डिफॉर्म होने में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को उल्टा कर लो, आपको ये पता चल गया है कि कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है डिफॉर्म होने में, तो इसकी ये डेफिनेशन भी हो सकती है यंग मॉड्यूलस की कि कितना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है फोर्स लगाने में। किताब में ये बात लिखी हुई है, कहीं और से पढ़ोगे तो जो मैंने बताया वो होगी, लेकिन दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्लास है, 70% खाली है, तो भरा हुआ कितने परसेंट हुआ ज़रा बताओ? टोटल 100% पानी था, पूरा 100% गिलास भरा हुआ था, 70% खाली है, तो भरा हुआ कितने परसेंट हुआ बच्चों? 30%। करिए ना क्लिक। तो अगर ये बता रहे हो कि रेजिस्ट कितना कर रहा है, तो ये भी तो बता सकते हो ना कि डिफॉर्म कितना हो रहा है। समझ गए बात? कभी कभार एक चीज़ निकालते हो दूसरी निकल आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन निकालते हो, मास पता है तो फोर्स आ जाती है। इसी तरह यहाँ ये भी हो रहा है कि आप ये निकाल रहे हो कि कितनी रेजिस्ट कर रहा है, तो ये भी निकाल सकते हो कितना डिफॉर्म हो रहा है, तो ये भी यंग मॉड्यूलस बता रहा होता है। दोनों डेफिनेशन याद रखना। पहली डेफिनेशन मैंने क्या बताई? पहली डेफिनेशन यंग मॉड्यूलस ये बताता है कि आप जो है वो मटेरियल पे फोर्स लगाओ तो मटेरियल डिफॉर्म होने में कितना रेजिस्ट करे, या ये भी हो सकता है कि आप मटेरियल पे फोर्स लगाओ और मटेरियल कितना जो है वो डिफॉर्म हो रहा है, उसकी कितनी एबिलिटी है डिफॉर्म होने की। याद रखना बात को, ठीक है। एक छोटी सी एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में जवाब दो, फिर आगे चलते हैं, ये डेरिवेशन करते हैं। आपके पास है आयरन और आपके पास है स्टील, यंग मॉड्यूलस किसका ज़्यादा होगा, यानी कौन ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा? कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हाँ इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखो भाइयों,
यंग मॉड्यूलस को मुख्तलिफ उससे डिफ़ाइन किया जा रहा होता है सिंबल से। यहाँ y है, वहाँ कहीं e भी पढ़ा था मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, मुझे याद पड़ रहा है, और अभी चैट जीपीटी पे मैंने e देखा था। तो आप मर्ज़ी है, e लगा लो, y लगा लो, उससे कोई मसला नहीं है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट सिंबल नहीं है फोर्स की तरह, ठीक है। चलो देखो, आपको ये फार्मूला पता है, आपको ये फार्मूला मैंने बताया था, यंग मॉड्यूलस y हो गया, जो कि रेशो होता है स्ट्रेस, इसको भी अभी क्लियर करता हूँ मैं, स्ट्रेन का। अच्छा, अब आपको स्ट्रेस नहीं पता क्या होता है? बिल्कुल पता है, स्ट्रेस आपके पास होता है, एस से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लैरिटी में है। स्ट्रेन को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये चेंज इन लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है। अच्छा, अब उसको क्या करते हैं, अब उसको हम ऊपर पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू, अच्छा बुक वाली एग्जाम्पल भी कराता हूँ, वो भी समझाता हूँ ताकि उससे भी बात क्लियर हो। तो अब ज़रा बुक वाली एग्जाम्पल देखो। अब मैंने फोर्स क्या करी थी, अब मटेरियल बदल लेते हैं, मटेरियल रबड़ ले लेते हैं, रबड़, RUBB, रबड़, ठीक है, ठीक है। तो बिफोर ऐसा था, बिफोर ऐसा था, फोर्स अप्लाई की मैंने, यहाँ से पकड़ के खींचा, फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बदल गया, ये ऐसा आ गया, ये बदल गया, जैसे वो बदल जाते हैं ना, ये भी बदल गया, ठीक है। वो बदल जाने से मुराद लोगों का बदलना भाई, ठीक है। तो फाइनल लेंथ क्या हो गई, LF, यहाँ से लेकर A पॉइंट से लेकर B तक चली गई। ओरिजिनल क्या थी, A से लेकर B प्राइम तक थी, सही है। तो ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई, LO, ओरिजिनल लेंथ हो गई। चेंज कितना आया, डेल्टा L आया। ओरिजिनल लेंथ को L भी कह सकते हो, जस्ट L भी कह सकते हो। तो देखो स्ट्रेन क्या बताता है कि इधर लिखो, इधर लिखो, ठीक है, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ क्या बताती है कि फोर्स लगाने से पहले आपके पास क्या लेंथ थी, तो वो ये थी L, ठीक है, डिवाइड में आ गई। और फिर चेंज कितना है, डेल्टा L। तो स्ट्रेंथ क्या बताता है, डिफॉर्म कितना हुआ, डिफॉर्म कितना हुआ, सही। और स्ट्रेस पर वो है ना कि आपने उस पर फोर्स लगाई एरिया पर, तो ये स्ट्रेस होता है। और ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, कंफ्यूज नहीं होना। अगर नहीं देखा तो लिखना डिफॉर्मेशन एम इंग्लिश का पूरा लेक्चर आ जाएगा। चलो, तो अब पुट कर लेते हैं F अपॉन A डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L। रेसिप्रोकल कर दिया तो फॉर्मूला निकल कर आता है F L A डेल्टा L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग मॉड्यूलस। अब ज़रा इसी फॉर्मूले की मदद से भी कॉन्सेप्ट को समझो। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मगर लेंथ में चेंज बहुत कम आ रहा है, लेंथ में चेंज बहुत कम आ रहा है। तो यंग मॉड्यूलस क्या हुआ, यंग मॉड्यूलस ज़्यादा हो गया। आपने तो सिर्फ ये रिलेशन पढ़ा है ना कि यार अगर एक चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दूसरी भी बढ़ेगी। आप बोलोगे सर फोर्स तो आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, फिर आप ये तो गलत लिख दिया कि यंग मॉड्यूलस जो है वो बहुत ज़्यादा है। नहीं बेटा, ज़रा बात सुनो, एरिया में चेंज बहुत कम आ रहा है, एरिया में चेंज बहुत कम आ रहा है, इसीलिए यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है। आप सिर्फ फोर्स से नहीं देखो, कभी कभार रबड़ पे बिल्कुल मामूली सी फोर्स लगाता हूँ मैं, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, तो उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा हुआ? नहीं, उसका यंग मॉड्यूलस बहुत कम हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम रेजिस्ट कर रहा है डिफॉर्म होने को, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रा, इस चीज़ को भी दिमाग में रखना। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट का फील आ गया, पढ़ाई हो गई अच्छी सी। अच्छा, इसको ना इधर से पढ़ ले, इसको इधर से पढ़ लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। अच्छा, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी नहीं देखी तो उसको भी दोबारा देख लेते हैं, मतलब वर्डिंग में देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। रेफर्स यानी ताल्लुक़ रखती है टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये रिफर्ड का वर्ड चैट जीपीटी से ज़्यादा आ रहा होता है, तो ये मैंने चैट जीपीटी से नहीं निकाला, ये बुक में लिखा हुआ है। टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बताती है कि हाउ अ सॉलिड मटेरियल रिस्पॉन्ड, किस तरह से सॉलिड मटेरियल रिस्पॉन्ड करेगा जब आप उस पर अप्लाइड फोर्स लगाओगे। यानी अप्लाइड फोर्स लगाने से वो इलास्टिसिटी शो करेगा, डक्टिलिटी शो करेगा, ब्रिटलनेस शो करेगा या हार्डनेस शो करेगा। अब आपके घर में बहुत सारे मटेरियल हैं, जाके फोर्स लगाओ और चेक करो, और इतनी फोर्स लगाना कि मटेरियल ख़राब ना हो, टूटा ना हो। कहीं ऐसा ना हो सामने शीशा रखा हो, जाके फोर्स लगा दी तो टूट जाना है। यानी वो क्या है, वो ब्रिटल है। नज़र तो सख्त आता है मगर है नरम, बिल्कुल हमारी तरह। हम बाहर से हम बड़े सख्त नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नरम है भाई, बहुत नाजुक है। ज़रा सी कोई बात बोल दे तो बुरी लग जाती है। ठीक है भाइयों बहनों। अच्छा चलो न्यूमेरिकल करते हैं ना,
इसको भी देख लो। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड दैट मेजर्स द स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब होता है कि कितना जो है वो उसमें खिंचाव आ रहा है, ठीक है। और इलास्टिसिटी, स्टिफनेस यानी सख्ती, सख्त बना। इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचना या उसमें लचक आना। ऑफ अ सॉलिड मटेरियल, फिर बता रहा हूँ, स्टिफनेस का मतलब होता है सख्त होना। एंड इट्स कंप्यूट हाउ मच अ मटेरियल विल डिफॉर्म, स्ट्रेच और कंप्रेस अंडर अ गिवन फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो बात मैंने बोली थी वही यहाँ लिखी हुई भी है। अच्छा, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल को ना देखो ऐसा नहीं है कि जस्ट रट लेना, समझने की कोशिश करना। डायग्राम में हुआ तो बनाऊंगा अच्छी तरह से ताकि आपको बात समझ आए। आई थिंक मुझे पूरा बोर्ड मिटाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, देखो वीडियो में नहीं रोक सकता, उसकी वजह ये है कि ये एक उसमें चल रही है वीडियो रिदम में, तो अगर मैंने वीडियो रोकी तो रिदम टूट जाएगा, ठीक है। चलो इसको बोर्ड को रिमूव करके इसको आगे करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल हमारे पास दो हैं। एक न्यूमेरिकल तो सेल्फ असेस उसमें दिया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट में, और एक न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल में दिया हुआ है। दोनों आपने करने हैं। पहले वाले का तो आपको सोल्यूशन वर्क एग्जाम्पल में लिखा हुआ ही होगा, दूसरे वाले का अगर ख़ुद से ट्राई कर लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कराऊंगा भी, ठीक है। न्यूमेरिकल जब भी सेल्फ असेसमेंट में आता है मैं तो नहीं छुड़वाता हूँ, आपको पता है। चलो वर्क एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। वर्क एग्जाम्पल हमारी ये 1 ही होनी चाहिए, हाँ 20.1 21 यानी चैप्टर 21 से ये पहली आ रही है आपके पास। अच्छा, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। कोई मुश्किल नहीं है बात समझना। अभी मैंने आपको चेंज इन लेंथ की डायग्राम बना के दिखाई थी जो कि डेल्टा एल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ समझो, ऑफ द अपर लेग बोन, आपके पास एक अपर लेग बोन है। देखो अपर लेग बोन क्या होती है मैं बता देता हूँ। ये आपको हमारे टांग की हड्डी नज़र आ रही है, ये जो हमारा पेट है इसके जस्ट नीचे एक टांग की हड्डी होती है, उसे हम अपर लेग बोन कहते हैं, जिसे अगर हम कहें तो द फ्यूमर भी कहा जाता है, ठीक है। अपर लेग बोन, रबड़ नहीं है, अपर है। तो व्हेन अ 70 kg मैन, अच्छा इसमें डेटा काफ़ी है लेकिन समझना बात को। गिवन डेटा, आदमी का वज़न कितना है, M1 लिख लेते हैं, 70 kg का वज़न है टोटल उसके ऊपर, ठीक है। यानी टोटल वज़न 70 kg का, अगर वो किसी वेट मशीन पे खड़ा हो तो 70 kg आएगा। मैन सपोर्ट, अच्छा अपर लेग बोन पर जो सपोर्ट जा रही है, देखो हमारा जो वज़न है वो सिर्फ एक टांग पे बेस नहीं करता, दोनों टांगों पे बेस करता है, दोनों जगह डिवाइड है। अगर एक जगह डिवाइड हो जाएगा तो एक चीज़ जो है वो ख़राब होने लग जाएगी, दूसरी चीज़ पे बहुत ज़ोर पड़ेगा, वो भी ख़राब होने लग जाएगी। तो इसीलिए हमारा वेट दोनों टांगों पे डिवाइड होता है। वरना अगर आप एक टांग पे खड़े हो जाएं तो कितनी देर खड़े रहते हैं, बहुत कम देर। क्यों? क्योंकि आपने वेट को एक जगह ले आए हो, ठीक है, इधर से कम कर दिया पाँव उठा के। तो दूसरी टांग यानी M2 की तरफ चले जाते हैं। जो लेग, दूसरे लेग पर हमारा वज़न आ रहा है वो 62 kg के करीब आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ऑफ इस मास ऑन इट अज्यूमिंग द बोन टू द इक्विवेलेंट टू अ यूनिफॉर्म रॉड। अच्छा, ये अज्यूम कर लो कि ये एक बोन जो है वो यूनिफॉर्म रॉड यानी यूनिफॉर्म रॉड की तरह बिहेव कर रही है। रॉड देखिए ना किस तरह की होती है, लोहे की रॉड। देखो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर जो नेमतें दी हैं, जैसे ये हमारी बोन्स, हमारी आँख, नाक, ये सब नेमतें हैं, तो इनका कोई नेमुल बदल नहीं है। यकीन मानना, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आपको कोई अरबों रुपए भी देना और आपसे कोई आपका जिस्म का एक हिस्सा मांग ले तो शायद उसे आप कभी ना दो। तो हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत, तंदुरुस्ती और इन आज़ा से जो है वो माला माल किया है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजार रहे हैं। तो हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, ठीक है। तो ये अज्यूम करो कि ये एक रॉड की तरह है, और बिल्कुल ये एक रॉड की तरह ही बिहेव करती है, बहुत मजबूत है ये, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत रखी है, ताकि हमारा पूरा वेट इसके ऊपर होता है। हम भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, हमें तो हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर की ये लेंथ है इसकी। देखो इस तरह की होती है ये, थोड़ी सी मैं शायद शेप इतनी अच्छी ना बना पाऊँ, थोड़ा सा अगर मैं शेप बना लूँ, इस तरह की होती है ये, जो कि ये देखा होगा आपने इस तरह से कुर्बानियों के टाइम पर, ठीक है, इस तरह की ये होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है आपको। हमेशा हमें अल्लाह का जो है ना शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब्र और शुक्र से जो काम लेता है वो इंसान ज़रूर कामयाब होता है। सब्र करो और शुक्र करो, ठीक है। तो
एल लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। देखो सेंटीमीटर में तो आपको पता है मैं ऑब्वियस नहीं रखूँगा, तो अब आप बड़े लेवल पे आ गए हो तो आपको पता है ये 0.40 मीटर पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं होती ये हड्डी, मतलब इतनी मीटरों में नहीं होती, कम होती है। ठीक है, रेडियस इसका देखो, रेडियस इसका ये रेडियस होगा इसका, ये इसका रेडियस होगा, तो रेडियस इसका बहुत कम आएगा। तो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का आ रहा है। अगेन मैं इसको मीटर में रख लेके जाऊंगा तो 0.02 मीटर आ गया मेरा। ठीक है भाइयों बहनों। अच्छा, तो अब आगे देखो क्या दिया हुआ है। यंग मॉडुलस इसका दे दिया, मैंने बताया था ना यंग मॉडुलस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यंग मॉडुलस आ गया 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये बहुत मजबूत होती है, इसमें लचक बहुत कम होती है, ये बहुत मजबूत हड्डी दी हुई है हमारे को अल्लाह ताला ने, और इसके इर्द गिर्द गोश्त भी होता है तो ये और मजबूत हो जाती है। अब गोश्त होने से मजबूत कैसे हो गई, आप बोलोगे सर गोश्त से कैसे मजबूत। देखो कोई इम्पैक्ट अगर मेरे इस टांग के इस तरफ पड़ता है तो खुदा ना खास्ता अगर कोई इम्पैक्ट इधर पड़ता है तो वो डायरेक्ट हड्डी को नहीं टच करता, पहले वो गोश्त को टच करता है। गोश्त जो है वो फोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसकी वजह से मेरी हड्डी को नुकसान नहीं होता। अगर गोश्त ना हो, सिर्फ हड्डी हो, तो डायरेक्ट हड्डी को इम्पैक्ट होगा और हड्डी टूट जाएगी या हड्डी को फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो जब आप यकीन मानो, जब आप तालीम हासिल करोगे ना, आप इल्म हासिल करोगे, तो आप अल्लाह का इतना शुक्र अदा करोगे, आप बोलोगे अल्लाह ताला ने हमें किस किस तरह की नेमतें दी हुई है। तो तालीम हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। एजुकेशन और ये जो इल्म है ना, ये हमें लेके जाता है कि हमारे पास ये सब कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। तो यकीन मानो तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, यही आपकी असल दौलत है। मैंने आज तक जितना भी कमाया पता नहीं कितना खर्च कर दिया, लेकिन जितना पढ़ा, जितना सीखा वो हमेशा मेरे पास है और आगे भी बढ़ेगा। इल्म हासिल करो। अच्छा, तो F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू, अब W क्यों निकाल रहा हूँ, ज़रा फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। F डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, पहले फार्मूला देखते हैं। तो Y इज़ इक्वल टू A डेल्टा, नहीं डेल्टा L नहीं बल्कि सिर्फ L डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। तो हमारे पास L मौजूद है, ठीक है, हमें डेल्टा L तो कैलकुलेट करना है। हमारे पास फोर्स तो मौजूद है, ठीक है, नहीं फोर्स मौजूद नहीं है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, वो मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट हो रही है। अच्छा, ए कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर वेट है, फोर्स हमारा वेट है ना, देखो हमारा वेट इस पर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, W हो गया, जो कि mg हो गई हमारे पास। ठीक है, तो W इज इक्वल टू m तो आपको पता है कितना दिया हुआ है। मैं क्या रखूँ, 70 रखूँ या 62 रखूँ, 62 रखूँगा, क्योंकि 62 डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो 62 और 9.8, द आंसर इज, एक मिनट अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, रुको, 62 मल्टीप्लाई 9.8, द आंसर इज 607 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में रखी हैं सारी चीज़ें तो न्यूटन आ गया। अच्छा चलो, F हो गया, ए की तरफ चलते हैं, ए की तरफ बड़े चलते हैं। फॉर ए, तो ए के लिए है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और पाई तो पता है 3.142 होता है, और आर कितना है 0.2 का, थोड़ा सा जगह चाहिए, 0.02 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए कैलकुलेट हो जाएगा। तो 3.142 मल्टीप्लाई 0.02 का स्क्वायर, द आंसर इज 0.0000125। तो एरिया इसका इतना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हमने से क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है ये बेसिकली। ठीक है, जिस एरिया पे फोर्स लग रही होगी वो निकाला है। चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो, 1 2 3 4 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये लो ऐसे कर लेते हैं, यूनिट भी आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। यूनिट नेसेसरी है, इसको भूलना मत। सब आ चुका है, जस्ट डेल्टा एल निकालना है, कैलकुलेट कर लो। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ कह लो, डब्ल्यू कह लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया था, एल कह लो और ए कह लो और वाई कह लो। ठीक है, जगह कम है तो यहाँ शायद आ नहीं पाए, चलो कोशिश करते हैं इधर लिखने की, छोटा छोटा करके। डेल्टा एल, एफ क्या निकाला बच्चों, 607 निकाला। एल क्या निकाला आपने, बल्कि एल तो गिवन था, 0 पॉइंट, ओरिजिनली लेंथ कितनी थी, 0.40। अच्छा, ए कितना निकाला आपने, ए आपने निकाला 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ निकाला आपने। और यंग मॉडुलस कितना निकाला, 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁹।
19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो दिस इज आवर फाइनल वन आंसर। चलो कैलकुलेट कर देता हूँ मैं इसे। कैलकुलेट खुद करा करो ताकि ना पेपर में भी आसानी रहे। तो 40 ठीक है, 1.25 एक्सपोनेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 9, द आंसर इज, हाँ जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम होगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा लचीली होगी तो फिर हमें मुश्किल होगी चलने में। तो मीटर 8.51, यानी इस पे जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम है। यानी जब आप फोर्स लगाते हो तो इस हड्डी में चेंज आता है, ठीक है, जब आप एक टांग पे खड़े होते हो या इस तरह से, लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। 8.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, यानी अगर वैसे कहूँ तो 0.00000085, ठीक है। अच्छा चलो 1 मिनट ज़रा मैं बुक से खोल लूँ, क्योंकि बुक का जो पेज है वो मुझसे मिसप्लेस हो गया है, क्योंकि मैं आपको बुक से पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो इसलिए बुक को फॉलो पहले करता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी बुक ही होती है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी गाइडलाइन और अच्छी से अच्छी डिटेल वहीं से आए। 1 मिनट बस बुक का पेज निकाल लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं कहीं आंसर में मिस्टेक ना हो। तो हाँ, नहीं, थोड़ा सा हमारे आंसर में फ़र्क आ रहा है। वैसे फ़र्क तो नहीं आना चाहिए, ये तो सही आ रहा है, 10 की पावर -5 तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन बुक में कहा जा रहा है कि डेल्टा एल 1.01 आएगा। एक और बार अगेन कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, क्या पता मुझसे कहीं गलती ना हो रही हो। तो नहीं, गलती तो नहीं आ रही है मुझसे। अच्छा हाँ, ये 25 है, 1 मिनट ज़रा, हाँ सही है। अच्छा एक छोटी सी ना मिस्टेक हो गई मुझसे, वो करेक्ट कर लो, बिल्कुल माइनर सी हुई है। वो ये है कि ये 1 नहीं है, ये 8 नहीं है, ये 1 है, 1.02 आ रहा है। अब देखो वो मिस्टेक क्यों है मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली कहोगे तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक काउंट हो रही है। मैंने लिया था 1.5 ले लिया था मैंने, वो गलती से शायद मैं कैलकुलेटर में 2 लगाना भूल गया, तो 1.25 है, 1.5 नहीं है। तो ये बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक से बचना भाई। तो देखो मुझसे भी हुई, तो वो 1.25 1.05 से वो डायरेक्ट 8 पे चला गया, और वो बिल्कुल उसने जाना ही था। तो 1.01 है, वो चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये तो सही आएगा, बस ये थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। चलो अब सही है। बहुत बड़ी गलती होती तो वीडियो रोकनी पड़ जाती, लेकिन ये बिल्कुल माइनर है, हो जाती है भाई मिस्टेक्स। मैं अपनी मिस्टेक्स को कभी भी डिफाइन नहीं करता, याद रखना, मतलब कि ये मेरे से गलती हो गई, ये कोई गलत इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे गलती हो रही है तो भाई आपको यू शुड सॉरी टू समवन, ठीक है, जिसके सामने आपसे गलती हुई, माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि ना मांगने से हो जाता है छोटा। आपने गलत किया और माफ़ी भी नहीं मांग रहे तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। 1 मिनट बस इसे ज़रा सा, अब आ जाओ अपना वाला करते हैं न्यूमेरिकल। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा वर्क एग्जाम्पल का नहीं है, ये सेल्फ असेसमेंट का है, तो SA लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इन स्टील केबल। स्ट्रेच का मतलब क्या, देखो स्ट्रेच का मतलब क्या, ये ओरिजिनल था, ये समझ लो एक केबल बना दिया मैंने, ठीक है, ये केबल बना दिया, ये ओरिजिनल था, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। या चलो, अगर वो देखा होगा ना आपके घरों में अक्सर इन तारों को यूज़ किया जा रहा होता है कपड़े सुखाने के लिए, तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। तो स्ट्रेच होने से क्या क्या निकालनी पड़ेगी इसकी, डेल्टा एल। इसकी डेल्टा एल कैलकुलेट करके बताओ, सही है बच्चों, डेल्टा एल कैलकुलेट करके बताओ इसकी। डेटा देखो क्या दिया हुआ है, स्ट्रेच, डेल्टा एल, सस्पेंशन केबल आर यूज टू कैरी गोंडोलस एट मरी हिल। देखो मरी हिल में आपने देखा है वो केबल लगी हुई है और उसके ऊपर चेयर कार चलती है, चेयर कार ही आई थिंक उसका नाम है, तो उसके ऊपर वो चेयर कार चल रही होती है, या उसके ऊपर वो एक लटकी हुई होती है, उस पर लोग बैठ के जा रहे होते हैं, तारों पे लटकी हुई होती है और उसमें जा रहे होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने उसमें एक चीज़ नोट की होगी कि उसमें जो केबल होती है वो लटकी हुई होती है, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होती, वो लटकी हुई होती है। उसकी वजह यह है कि समझो एक पोल हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और दूसरा पोल हमने इतने डिस्टेंस पे लगा दिया, तो जब मैं इस पर तार लगाऊंगा तो तार स्ट्रेट नहीं जाएगा, ठीक है, तार स्ट्रेट नहीं जाएगा, आप करके देख लो, और वो तार जाता है ऐसे करके,
ऐसे लटक के जा रहा होता है। अच्छा, याद रखना इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे स्पैम। ये स्पैम आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये पुल्स में देखने के लिए मिलता है, एक पिलर और दूसरे पिलर के दरमियान डिस्टेंस। देखो, जब भी पुल बनाया जाता है तो ऐसे नहीं बनाया जाता कि पूरा एक रेक्टेंगल बना दिया जाए, ऐसे तो फिर पुल बनाने का फायदा क्या हुआ? पूरा तो एरिया नीचे का कवर हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल बनाने के बजाय एक ऐसे पिलर बना देते हैं और उस पिलर पर गार्डर रख देते हैं और उसके ऊपर फिर रोड बना लेते हैं। तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? जो ये बन रहा है डिस्टेंस इन दोनों पिलर के दरमियान, इसे कहेंगे स्पैन। ठीक है, तो आगे इसी का वर्ड इस्तेमाल हुआ, कंसीडर द सस्पेंशन केबल दैट कंटेन अनसपोर्टेड स्पैन। अनसपोर्टेड स्पैन यानी इतना उनके दरमियान डिस्टेंस है, दोनों पिलर्स के दरमियान, और इतनी केबल स्ट्रेच हुई हुई है। और वो डिस्टेंस कितना है, स्पैन कितना है? एल ही लिख लेता हूँ, ओरिजिनल होगा ये 1.5 किलोमीटर। तो मुझे किलोमीटर में नहीं चाहिए, तो मैं इसे 1500 मीटर कर देता हूँ। डायमीटर आपको गिवन कर दिया, डायमीटर दे दिया 3.0 सेंटीमीटर। इसको भी मैं मीटर में लिख लेता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास कितना? ये आ गया मेरे पास 0.03 मीटर। ठीक है, सही। चाहो तो आप सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेट कर लेना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा एज सच। ठीक है, विद द मैक्सिमम टेंशन इट कैन। अच्छा, टेंशन कितनी दे दी आपको? T इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आपको 6 जो इन्होंने टेंशन के करीब करीब दे दिया। अच्छा, तो ये हमारा डेटा था। अब हमने क्या पता करना है? हमने डेल्टा एल पता करना है। ठीक है, डेल्टा एल पता करना है हमने। तो चलो डेल्टा एल को जो है वो कैलकुलेट कर। यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो देख लो। फॉर्मूला लगेगा y इज इक्वल टू एफ एल और ए डेल्टा एल, यही है ना? हाँ सही है। लेकिन एक देखो मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास यंग मॉडुलस तो है ही नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो है ही नहीं। देखो वो भी तो पता होना चाहिए ना। लेकिन देखो यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, वो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या आएगा। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं पेज निकाल लूँ। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया था स्टील केबल। देखो एक मिनट पेज निकाल लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया था स्टील केबल। स्टील केबल कहा था उन्होंने। देखो स्टील को क्यों कहा उन्होंने? वो सिर्फ केबल भी तो कह सकते थे, केबल किसी और मटेरियल की भी हो सकती है। अब वो कोई भी है, कॉपर वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉपर वैसे यूज़ तो नहीं करेंगे, वो मतलब कंडक्टर थोड़ी ना बना रहे हैं कोई, वो तो एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिस पर वेट लटकाया जा सके। स्टील केबल के लिए याद रखना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस जो इसके लिए होता है वो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है देखो उसकी। तो y इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था। ये अब पेपर में आएगा तो शायद मिल जाए गिवन, लेकिन ना मिले तो आपको पता होना चाहिए स्टील के लिए यंग मॉडुलस क्या होता है। और याद रखना ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब ए के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ए तो है नहीं। फॉर ए के लिए आपने करना होगा पाई आर का स्क्वायर। आर नहीं है, लेकिन आपको क्या ये नहीं पता कि आर और ए का रिलेशन क्या होता है? आर बराबर होता है d/2 के। तो ये आ गया पाई और ये आ गया d/2 का स्क्वायर। तो पाई रख लो और d कितना दिया हुआ था? 0.03 और 2 और ये स्क्वायर। तो एरिया बहुत छोटा आ रहा है, 0.0007 आ रहा है आपके पास। ठीक है, चलो अब ज़रा पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमने सेट करा लिया था, नहीं कराया था, तो चलो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए वाई आ गया। तो एफ़ कितना दिया हुआ? 2 × 10⁻11 और एल कितना दिया हुआ था? 1500 मीटर का एल दिया हुआ था आपको। और एरिया कितना निकाला? 0.0007 और 2 × 10⁻11। तो ये आपका चेंज आ जाएगा। एक मिनट ज़रा मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। ये फोर्स गलत डल गई है मुझसे। 3 × 10⁻6 आएगी। देखो
टेंशन आपको ये दिए हुए ना 3 × 10⁶, तो 3 × 10⁶ मल्टीप्लाई 1500 डिवाइडेड बाय 0.0007 मल्टीप्लाई 2 × 11। द आंसर इज 32.14 मीटर। 32.14 मीटर, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हुई हुई है। ठीक है, अच्छा यूनिट एक बार देख लो, कहीं हमने यूनिट में तो कहीं गलती नहीं करी है। यूनिट सारे SI ही होने चाहिए। अगर कहीं यूनिट आपने गलत डाल दिया तो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रहे हैं। सही, चलो यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसको सही से वॉच कर लेना, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।